आज हम लोग उसी ट्रांसफार्मर में ये देखेंगे कि लॉसेज किस किस टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के लॉसेज होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग उस ट्रांसफार्मर में किस टाइप के लॉस होते हैं, उन लॉसेज को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को आज देखनी है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो सारे चीजें एक बार हम लोग देख लें कि उसमें ट्रांसफार्मर एक्चुअल में क्या था और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो देखिए, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, क्या आपने देखा था ट्रांसफार्मर हम लोगों ने कैसे फॉर्म किया था। ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरह से हमने बनाया था, सिंपल एक डायग्राम बनाया था, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था बट एक सिंपल एक डायग्राम हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बना लिया था। ट्रांसफार्मर का ऐसे बनाया था, ऐसे हम लोगों ने देखा था। और इसमें इस तरीके से मैंने बताया था कि ये जो बनता है कोर, ये किसका बनता है, सॉफ्ट आयरन का। और सॉफ्ट आयरन के कोर में भी हम लोगों ने क्या देखा था, ये प्लेटेड बनाई जाती है। प्लेटेड मतलब पतली पतली स्ट्रिप को मिला करके यह कोर बनाई जाती है। और ये कोर किसकी होती है, तो सॉफ्ट आयरन की होती है। और सॉफ्ट आयरन किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा या मैक्सिमम क्या हो सके, मैग्नेटाइज हो सके। ठीक है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन की कोर बनाई जाती है। सॉफ्ट आयरन कोर होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग देखा था कि इसमें जिधर से करंट इसमें इनपुट करते हैं उधर एक मतलब दो प्रकार की इसमें कॉइल को बाउंड किया जाता है। एक हम लोग कॉइल बाउंड करते हैं लेफ्ट साइड से, जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल के नाम से जानेंगे। ये प्राइमरी कॉइल होगी, प्राइमरी कॉइल। और दूसरा हमने देखा था सेकेंडरी कॉइल, इसको पी से डिनोट करेंगे। और दूसरा हम लोगों ने देखा था सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल इस साइड बनाया था हमने, ऐसे सेकेंडरी कॉइल होती है। ये सेकेंडरी कॉइल है, इसको एस से डिनोट किया था। प्राइमरी कॉइल में जो इनपुट था या नंबर ऑफ जो टर्न था, इसमें एनपी से डिनोट किया था। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न को एनएस से डिनोट किया गया था। प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज दिया गया था उसको ईटी से डिनोट कर रहे थे। सेकेंडरी कॉइल में किसे डिनोट कर रहे थे, ईएस से। प्राइमरी कॉइल में जो करंट आप दे रहे थे उसको आईपी से डिनोट कर रहे थे। सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट मिल रहा था उसको आईएस से डिनोट कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है, यानी कि पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। लेकिन ये किस कंडीशन में होती है, यह आइडियल कंडीशन में होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर है तो, बट ये इम्पॉसिबल है, यह हो ही नहीं सकता। जितना हम देंगे उतना ही आउटपुट में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये कल हम लोग डिस्कस कर लिया था। एक्चुअल में जो इसकी दो इसमें रिलेशन हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था, वो रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि इसमें जो ईएस और ईपी मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल होगा ईएस, और ईपी प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज का जो रेशियो था वह क्या था, एनएस और एनपी के रेशियो के इक्वल था। एनएस अपान में एनपी। या एक रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट किया था। पोटेंशियल मतलब आउटपुट पोटेंशियल इन द सेकेंडरी कॉइल या आउटपुट पोटेंशियल और इनपुट पोटेंशियल का रेशियो
नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, इन दोनों के रेशियो के इक्वल था। मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा हमें, यहाँ से वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और इसमें ट्रांसफार्मर में दो टाइप के ट्रांसफार्मर का हमने डिस्कस किया था, स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप डाउन में क्या होता है, वोल्टेज को कम किया जाता है, और स्टेप अप में वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। एक चीज़ और मैंने बताया था कि यदि वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो करंट क्या होती है, डिक्रीज होती है, और यदि वोल्टेज को हम डिक्रीज करते हैं तो करंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जिससे हम करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन। जल्दी से बता दो बेटा। करंट को इंक्रीज करना है, करंट को इंक्रीज करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर यूज करते हैं तो करंट हमें हाई मिलेगा, और यदि वोल्टेज हाई चाहिए तो हम लोग स्टेप अप, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे। एक रिलेशन और हम लोगों ने देखा था। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने सिलेबस चेक किया तो सर उसमें तो नहीं है सर। है सिलेबस में तो चैप्टर नहीं आ रहा। हाँ बेटा नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है। अगर होगा, अगर मान लो तो सिलेबस में होगा ना तो अपन उसको पढ़ लेंगे, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन में मैं कवर कर दूंगा उसको। अगर नहीं होगा 1 घंटे में तो 2-2 घंटे की क्लास लेके कवर कर लेंगे उसको। आप एक बार और उसके लिए श्योर हो जाओ। अब कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, बिल्कुल 1 बाय 1 चैप्टर का एमसीक्यू कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगर वो चैप्टर रियल में आएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको पढ़ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते में तो ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेते हैं, वो तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये रिलेशन एक और रिलेशन हमें दे रहा था, वो कौन सा रिलेशन दिया था बेटा, आईपी अपान आईएस का, ये भी था आईपी अपान में आईएस। ठीक है, तो ये रिलेशन मिल गया था। और एक इसमें इफिशियंसी हम लोगों ने पढ़ा था। इफिशियंसी क्या होती है, तो इफिशियंसी इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल पावर आउटपुट और पावर इनपुट का रेशियो इनटू में क्या पढ़े थे हम लोग, 100%। ठीक है, तो ये एक फार्मूला, ये 2 फार्मूले को हमें याद रखना है बेटा, बस और कुछ नहीं। ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा आज का मेन हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा मेन टॉपिक है लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में किन किन चीजों का लॉस होता है ये हम लोगों को आज यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहला लॉस जो होता है वो होता है कॉपर। क्या होता है, कॉपर लॉस। तो लॉसेज में सबसे पहली हमारी हेडिंग क्या होगी, सबसे पहली हेडिंग होगी कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस को डिस्कस करने से पहले बेटा एक चीज का और हमें आंसर चाहिए, और वह 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर राइट हो सकता है। ये इसमें हम लोगों को देखना है कि इस ट्रांसफार्मर में जो हमारी ये कॉइल है, जो हम लोग कॉइल इसमें माउंट किए हैं, किस कॉइल की थिकनेस मोटी होगी, बोलो बेटा। सेकेंडरी कॉइल की थिकनेस जो है, सेकेंडरी कॉइल के वायर की थिकनेस जो है मोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बता दो कि क्यों होना चाहिए भाई, बोलो। सेकेंडरी कॉइल की थिकनेस क्यों मोटी होनी चाहिए? अगर मान लो कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, चलो ये क्वेश्चन और उसमें ऐड कर दिया मैंने कि अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उस सिचुएशन में किस कॉइल की, प्राइमरी या सेकेंडरी, किस कॉइल की वायर की थिकनेस मोटी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? राजदीप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बेटा, सेकेंडरी है? कौन सी कॉइल की थिकनेस मोटी होनी चाहिए? चलिए ठीक है, मैं सेकेंडरी की चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
अगर मान लीजिए कि ये स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप वोल्ट पोटेंशियल को क्या करता है, बढ़ाता है, और करंट को क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। समझ आ रहा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर पोटेंशियल को इंक्रीज करता है और करंट को डिक्रीज करता है। अब आप लोग ये बता दो कि जो लॉसेज होते हैं या जिसमें मतलब हीट होता है, जब वायर से करंट फ्लो होता है तो हीट होता है, तो हीट होता है तो वोल्टेज की वजह से होता है कि करंट की वजह से होता है? बोलो बेटा। नहीं, करंट की वजह से होता है, राइट। करंट की वजह से हीट होता है। अब बता दो, अगर करंट की वजह से हीट होता है तो अगर मैं सेकेंडरी कॉइल में जो वायर हमने बॉन्ड किया है कॉइल, अगर उसकी थिकनेस में बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे तो करंट वैसे ही कम है। हाई करंट किधर से आ रही है? हाई करंट इधर से, क्योंकि स्टेप अप में हाई करंट यहाँ है, लो करंट यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे लो वोल्टेज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वायर है वह पिघल ना जाए बहुत ज्यादा हीट होकर के, या टूट ना जाए। इसके लिए किस कॉइल की थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए? अरे क्यों भाई, यहाँ पे करंट जाए। अगर ये स्टेप अप है, ये मान लो कि अगर ये स्टेप अप है तो यहाँ पे करंट हाई है कि लो है? बोलो जल्दी से बोलो। करंट लो है, वोल्टेज हाई है। समझ रहेगा? यहाँ पे करंट क्या है? करंट हाई है, वोल्टेज क्या है? लो है। ये ऐसा है ना। तो इसका मतलब कि स्टेप अप अगर है तो हमें तो ये वाले कॉइल की थिकनेस मोटी रखनी पड़ेगी ना, मतलब मोटे वायर को बाउंड करना पड़ेगा। जो जितना पतला वायर होगा, आप लोग जानते हो ना, याद होगा कि आर जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। मतलब कि एरिया जितना ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम करना है हमें यहाँ। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? ज्यादा हीट होगा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा यहाँ पे हीट होगा, और उसमें एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। भाई हीट होकर के बाहर निकलेगी एनर्जी, तो यहाँ पे उतनी ही एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर लॉस। पहली चीज क्लियर होगी बेटा। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल के जो कॉइल है इसकी थिकनेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि मोटा वायर यहाँ पे बाउंड करना पड़ेगा। लेकिन ये उल्टा हो जाएगा कब? यदि इसकी जगह पे मैं स्टेप डाउन कर देता हूँ, स्टेप अगर डाउन कर देता हूँ तब उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये कुछ उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होकर क्या बनेगा? स्टेप डाउन है तो इसका मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज को क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा, और करंट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाई वोल्टेज हो, सॉरी लो करंट होगा, और यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा। स्टेप डाउन में तो यही होता है ना। स्टेप डाउन क्या करता है? हाँ बेटा बोलो। सर ऐसे लेकिन सर हम बार ऐसे सर वायर तो चेंज नहीं करेंगे ना? नहीं, तो एक ट्रांसफार्मर तो एक ही रहता है ना बेटा। एक ही ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन थोड़ी होता है। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर जो बना है, जैसे जो आपकी कॉलोनी में बना है, वो कॉलोनी में कोई स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों थोड़ी है, वो तो एक ही है। ओके सर, समझ में आता है क्या? ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर हमारा स्टेप अप होगा तो उस सिचुएशन में प्राइमरी कॉइल के वायर को क्या करना पड़ेगा? थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए। और यदि स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन में करंट जो है सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट मतलब ज्यादा निकलेगी, ये हाई करंट निकलेगी। तो हाई करंट निकलेगी तो यह वायर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये यही बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होगा। तो इसमें एक लॉस क्या हुआ? सबसे पहला लॉस क्या हुआ? कॉपर लॉस। क्लियर होगी बेटा? ये कॉपर लॉस पहली प्रॉब्लम होगी इसमें। अब दूसरी चीज, कॉपर लॉस को हम कैसे कम करेंगे? तो कॉपर लॉस को कम करने के लिए हमने क्या इसमें टेक्निक अपनाया कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी कॉइल के थिकनेस को हम हाई कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, और यदि स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी कॉइल के थिकनेस को ज्यादा करेंगे। क्लियर होगी बेटा? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा लॉसेज पे।
दूसरा लॉस क्या है? तो दूसरे लॉस को हम लोग कहते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस सेकेंड, आयरन लॉस। आयरन लॉस में क्या होता है ये समझ लीजिए। आयरन लॉस का मतलब ये होता है कि जो इसका कोर बना हुआ है, मैं उसकी अब बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने बताया था या सीखा था कि जो कोर बनी है वो किसकी बनी रहती है? सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन की कोर बनी रहती है। तो क्या सॉफ्ट आयरन का ही बनाने क्यों जरूरी है? स्टील का भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन सॉफ्ट आयरन का बनाने से ये हुआ कि यार पहली कॉइल में जैसे ही करंट जाएगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हम लोग पढ़ के आए। और वह मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस तरह से प्रोड्यूस होती है और ऐसे घूमते 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 ये ऐसे आती है। यही हम लोगों ने कल देखा था, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मतलब यहाँ से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी प्राइमरी कॉइल से, वह सेकेंडरी कॉइल से होते हुए ये इधर आ जाती है। ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अगर मूव कर रही है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे मैक्सिमम जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैक्सिमम क्या होगी, इस वाले दूसरी कॉइल से ये पास करे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आयरन लॉस में दो लॉसेज यहाँ पे आ जाते हैं। पहला एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। पहला लॉस क्या है, इसके दो लॉस हो जाएंगे। पहला होगा हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होता है ईडी लॉस, ईडी करंट लॉस। ईडी करंट वाले, इसके बारे में कल तो नहीं बताया था, लेकिन इसके बारे में मैंने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है ये समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एसी करंट का जो प्रोपगेशन होता है कुछ ही डायरेक्शन में, ऐसे होता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और हाफ निगेटिव, इस तरह चलता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर पहले हाफ साइकिल में करंट जो है इधर से जा रहा था, तो जैसे ही मतलब ये ऐसे गया, अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हाफ साइकिल के बाद आया तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड अब जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे ही ये चल रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड पहले क्या मैग्नेटाइज हुआ, पहले यहाँ से कोर जो है क्या हुई, मैग्नेटाइज हुई। लेकिन जैसे ही करंट जब उल्टा हुआ तो करंट उल्टा होने की वजह से क्या होगा, क्या वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाएगी? नहीं, क्या होगा, पहले जितना मैग्नेटाइज हुआ था अब वो पहले डीमैग्नेटाइज होगा। मतलब उतना क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। और डीमैग्नेटाइज जब जीरो हो जाएगा, मतलब पूरे जीरो तरह से जीरो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा, तब फिर जाकर का उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज होना शुरू होगा। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले एक बार मैग्नेटाइज हुआ, अगर सेम उसी डायरेक्शन में चलता रहता तो हमें कोई ज्यादा लॉस नहीं होता। लेकिन उल्टा होने की वजह से क्या हो रहा है, जितना मैग्नेटाइज हुआ था वो फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर उल्टी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। फिर जैसे ही यहाँ पे पहुंचा फिर उल्टा हो गया, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस टाइप के जो लॉसेज होते हैं इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्लियर हो गया बेटा? इसीलिए अगर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन है तो ये जल्दी से क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज करके हम लोग इसको थोड़ा सा रिमूव नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही प्लेट्स में, मतलब कोई भी जब मेटल को हम किस में ले जाते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक एडी करंट जनरेट हो जाती है। और इस एडी करंट के द्वारा कई सारी चीजें प्रॉब्लम, मतलब 3-4 प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहला क्या होता है, अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होता है, अननेसेसरी रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, और भी 1-2 और लॉसेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एडी करंट को कम करने के लिए हमने यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन कोर बनाया था उसको प्लेटेड करके बनाया था। क्या करके बनाया था, प्लेटेड करके बनाया था। मतलब इसको पतले पतले स्ट्रिप से बनाया
और हर स्ट्रिप को हमने क्या कर दिया, कोटेड कर दिया था, मतलब इंसुलेटेड कर दिया था, जिससे कि अगर किसी एक प्लेट में एडी करंट प्रोड्यूस भी होता है तो वह दूसरे प्लेट में ना जाए, मतलब अगर एक साथ मिलेंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन यूज किया है उस सॉफ्ट आयरन को भी प्लेटेड करके लगाया है। क्लियर हो गया बेटा ये? सर लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। एडी करंट, चलिए एडी करंट में मैंने ये बताया था कि जैसे मान लीजिए कि किसी प्लेट को, आपको याद होगा एडी करंट में हमने जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि अगर इस तरीके से किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी मेटल को या किसी मेटल को अगर मैं लेके आता हूं और इसको फ्रीली हैंग कर दिया जाए तो यह बहुत जल्दी रिटार्ड हो जाता है, मतलब कि रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे ही ये इधर मूव करता है, जैसे ही बाहर जाने का कोशिश करता है, तब तक इसमें लेंस लॉ की वजह से फिर इसको अंदर तरफ इसको अट्रैक्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे क्या होता है, एक एडी करंट जनरेट होता है, जिससे कि इसमें एक हीट प्रोड्यूस होती है, एक अननेसेसरी रिटार्डेशन होता है। अगर ये मैं मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं और इसको हैंग कर दिया जाए तो जितने देर में यह रेस्ट में आएगा उससे बहुत कम समय में इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक रिटार्डेशन भी हो रहा है और यह हीट भी होता है। वो चीज यहाँ भी हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी देखिए, जैसे इसमें से आप प्राइमरी कॉइल में आप इनपुट देते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने आउटर लगाया था वो ऑलरेडी इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये प्लेट्स लगी हुई हैं, इस प्लेट्स में क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होती है। अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, अगर हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो जो इसको इंसुलेट आपने किया है वह इंसुलेशन क्या होगा, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये क्या होंगे, ये वो पिघल सकता है। समझ आ गया? या मान लीजिए कि जो कॉइल लगी हुई है, कॉइल भी क्या हो सकती है, गर्म होकर के और ये बर्न हो सकती है। इसको कम करने के लिए इसको प्लेटेड कर दिया जाता है, जिससे कि एडी करंट जो है वह थोड़ा सा रेड्यूस हो जाए। पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाता है, लेकिन उसको थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा। सर ट्रांसफार्मर से हमारे घरों पे लाइट आती है। हाँ सर वो कैसे होता है? मतलब स्टेप अप पूछ रहे हैं कि स्टेप डाउन पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं क्या आप? यस सर। तो ये तो क्या रहता है, ये तो अपने यहाँ स्टेप अप रहता है ना बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है। सर क्यों रहता है? हाँ, इसका रीजन समझ लेते हैं कि हमारे घरों में जो ट्रांसफार्मर जो सप्लाई दे रहा है वह स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, तो वह स्टेप अप होता है। क्यों स्टेप अप होता है, ध्यान दीजिए। स्टेप अप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, तो इसमें आने वाली जो इनपुट हम लोग देते हैं वह इनपुट क्या रहता है, यहाँ पे नहीं बेटा, एक मिनट, सॉरी, ये स्टेप डाउन होता है बेटा, ये स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। समझिए इसको क्यों, क्योंकि स्टेप डाउन क्या करता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है और करंट को क्या करता है, बढ़ाता है। स्टेप डाउन यही करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट कम होगा और वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा। मतलब जो इनपुट होगा उसमें पोटेंशियल का करंट क्या होगा, कम इनपुट हम कर रहे हैं और वोल्टेज क्या दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज को कम और करंट को बढ़ा दिया जाता है। अब इसका फायदे क्या है और क्यों ऐसा ये यूज किया जाता है, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे करंट है, अभी आपने क्या बताया था कि किसी भी वायर में जो एनर्जी लॉस होती है वह करंट की वजह से होती है, ना कि वोल्टेज की वजह से होती है। वोल्टेज की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होती है। एनर्जी लॉस किसकी वजह से होती है बेटा, करंट की वजह से। अब ये जो करंट आ रहा है, ये तो हम कहीं बाहर से मंगा रहे हैं, ये करंट बाहर से आ रहा है और ये किसी वायर में आ रहा है। अगर ये करंट की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होती तो इसमें
इसमें क्या होगा, इसमें लॉसेज बहुत ज्यादा होगा, वायर हीट होगा, उससे एनर्जी लॉस हो जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा। उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, लो करंट मंगाते हैं, हाई वोल्टेज मंगाते हैं, और फिर अपने पास में ला करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से उसके करंट को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं और वोल्टेज को कम कर देते हैं। समझ में आ गई बेटा। ये एनर्जी लॉस ना हो इसके लिए। सर हाँ सर ट्रांसफार्मर में भी क्या 220 वोल्ट आया? क्या हुआ सर ट्रांसफार्मर में भी क्या 220 वोल्ट ही आता है? ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट नहीं आता, हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है। सर कितना आता है? ट्रांसफार्मर में बाहर से ये वाला कितना वोल्ट आता है, ये वाला कितना वोल्ट आता है, यस सर। ये तो बेटा थोड़ा सा अपन बाद में बताएंगे, ठीक है। ये कितना वोल्ट आता है ये थोड़ा सा नहीं पता, लेकिन अपने घरों में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है, ठीक है। यस सर। हाँ इसको देख ले, इसको अपन देख लेंगे ये कितना आता है बाहर से, लेकिन अपने घरों में जो सप्लाई आती है ना वो 220 वोल्ट की आती है, ठीक है। तो यही रीजन रहता है कि हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपने कॉलोनीज में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब तीसरा लॉस की बात करें अपन, थर्ड टाइप के लॉस इसमें क्या है। थर्ड टाइप का जो लॉस है, थर्ड टाइप का लॉस में हम लोग बोलते हैं लीकेज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। थर्ड टाइप का लॉस है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लीकेज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है यहां पे समझिए। एक्चुअल में करंट हम दोनों कॉइल में तो देते नहीं है, इनपुट हम कर रहे हैं सिर्फ प्राइमरी कॉइल में, आउटपुट हम लेते हैं सेकेंडरी कॉइल से, समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में जैसे ही आप इनपुट देते हो तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और वह मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास करता है, ठीक है। आप जैसे देखिए ये थोड़ा सा मैंने जो ये डायग्राम बनाया है ना, ये डायग्राम मैंने बिल्कुल परफेक्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर परफेक्ट बनाते तो ये थोड़ा सा ज्यादा होच पोच हो जाता। इसको समझने के लिए मैं इसका थोड़ा सा एक रफ डायग्राम मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक्चुअली जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना वो कुछ ऐसा रहता है। ये ट्रांसफार्मर कुछ इस टाइप से रहता है, बीच में जो ये हमने एक बनाया है ना, ये बीच में एक नहीं रहता है, या बीच में दो रहता है। आप देखोगे तो ये बीच में कुछ ऐसा रहता है, ये दो रहते हैं। मैंने इसलिए नहीं बनाया था, थोड़ा सा ज्यादा होच पोच हो जाएगा। ये बीच में दो ऐसा रहता है, और ये जो हमने देखा था कि ये तो ऑलरेडी ये प्लेटेड कर दिया गया है, ये प्लेटेड है और ये कुछ ऐसा बना है। इसमें ये जो दोनों हैं इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने कॉइल्स को बाउंड किया था। तो कॉइल कैसे बाउंड होती है बेटा, देखिए प्राइमरी कॉइल जो बाउंड हुई थी, प्राइमरी कॉइल को कुछ इस तरीके से बाउंड किया गया था। इनको बाउंड नहीं किया था, यहाँ पे बाउंड नहीं किया जाता है, ये बाउंड किया जाता है बस ऐसे बाउंड किया गया था, ऐसे ये बाउंड किया गया है। और दूसरी कॉइल जो है, दूसरी कॉइल को कुछ ऐसे बाउंड किया गया है, सेकेंडरी कॉइल को। सेकेंडरी कॉइल को कुछ ऐसे बाउंड किया गया है, ठीक है बेटा। ये प्राइमरी कॉइल है और ये जो है सेकेंडरी कॉइल है। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर आजकल के ट्रांसफार्मर अलग क्यों होते हैं? हाँ आजकल के ट्रांसफार्मर मतलब पहले से अभी काफी ये डेवलप हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर दी गई है। थोड़ा सा इसको आप देख लो एक बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल से निकलती
तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल को मिल पाती है नहीं मिल पाती, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्राइमरी कॉइल से होकर जाने वाली, प्राइमरी कॉइल से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में कितना आती है इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, कुछ भी जा सकती है। इसको हम क्या करेंगे कि जितनी, मान लो कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, वह मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से नहीं रुक जाएगी, बीच में गैप होने की वजह से क्या होगा, कुछ लीक हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस हुई, कुछ बाहर चली गई, आउटसाइड में चली गई, कुछ इसके अंदर से पास हुई, कुछ बाहर से गई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा उतना ही जो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल से पास करेगा उतना ही इंड्यूस्ड करंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फ्लक्स के लीक होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कम प्रोड्यूस होता है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ पे ये कॉइल प्राइमरी कॉइल के जस्ट ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को बाउंड कर दिया गया। प्राइमरी कॉइल इधर है, ग्रीन वाली प्राइमरी कॉइल है, ब्लू वाली सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल के जस्ट ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को बाउंड किया गया है। मतलब कि प्राइमरी कॉइल में से जितना, अब देखो, जितना प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल को मिलेगी। आप अगर चेक करते हो इसमें तो, और यहाँ से प्राइमरी कॉइल से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वह पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल के एक्सिस से पास कर रही है ना, पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल के एक्सिस से पास कर रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनको एक दूसरे के ऊपर यानी कि कोइंसाइड करके लपेटने की वजह से ये जो लीकेज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या, लीकेज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों होता है और उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? यस सर। हाँ, तो इसका आंसर यही होगा, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को बाउंड करना है। अब इसके बाद जो, हाँ बेटा बोलो। सर आजकल जो सर ट्रांसफार्मर होते हैं उनके फंक्शंस नहीं आएंगे ना सर, उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस, जैसे हमने पहले भी पढ़े। क्या बोल रहे हैं सर? आजकल के जो ट्रांसफार्मर आते हैं ना सर, हाँ हाँ सर उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन नहीं आएंगे ना एग्जाम में, जैसे कंजर्वेशन टैंक, मेन टैंक, टैंक कवर? नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं आएगा, अभी तो कुछ नहीं आएगा, इतना कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये जो इसमें से आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है उस पर आप लोग फोकस करो। ठीक है, ओके सर। फोर्थ जो इसमें लॉस है वो है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, ये इसका लास्ट लॉस है। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन में क्या होता है बेटा, ये देखना है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, जैसे जब हम किसी ट्रांसफार्मर के पास से हम लोग गुजरते हैं तो उसमें से कुछ आवाज आती है क्या, सुना है क्या हम लोगों ने? आती है? यस सर। ची 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 की आवाज नहीं आती? सुना ही नहीं। अच्छा, हाँ आवाज आती है। अभी जाना तो यहाँ पे कोने पे लगा है ना, तो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटो स्ट्रिक्शन का मतलब यही होता है कि जो उसमें जो एक साउंड आती है उसको हम लोग मैग्नेटो स्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये साउंड क्यों आती है पहले इसका रीजन आप समझ लीजिए, और फिर इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है उसका भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप इसमें इनपुट आप देते हैं तो इनपुट देने के बाद होता क्या है, इसमें इनपुट देते हैं तो ये क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, मतलब इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होने पर इसमें जो एटम्स है, जो मतलब यहाँ पे जितनी भी चीजें यूज की गई है उसके एटम्स क्या होने लगते हैं, वो आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं, मतलब इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है और वो स्ट्राइक करने लगते हैं, मतलब कोलाइड होने लगते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें से मतलब इनके जो पार्ट्स होते हैं वह पार्ट्स क्या होते हैं, मतलब आपस में बजने लगते हैं।
मतलब उनमें से आवाज टकराने लगते हैं, आवाज आने लगती है। जैसे अपने मोबाइल को देखें, मोबाइल को जब वाइब्रेशन मोड में डाल देते हैं और जब फोन आता है तो उसमें से आवाज आने लगती है, ठीक है। जबकि वैसी आवाज अगर नॉर्मल सिचुएशन में है तो बेल की आवाज आती है, बट वैसी आवाज नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से या हीट ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, एक दूसरे से स्ट्राइक करने लगते हैं। इसकी वजह से ये इस टाइप के एनर्जी, इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करने के लिए जो इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पैक करके रखा जाए। मतलब कि उनको बिल्कुल टाइटली क्या किया जाए, पैक किया जाए, कि जिससे कि अगर उसमें वाइब्रेशन होता भी है तो आपस में एक दूसरे से टकराए ना। क्या आवाज तो आएगी, बिल्कुल कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो झंझनाहट की आवाज आती है वो झंझनाहट की आवाज कम किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो इनके पार्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके पार्ट्स को हम लोग बिल्कुल क्लोजली पैक करें, ठीक है, उसमें कहीं पे लूज ना रहने दें। ये हो गया। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वह ट्रांसफार्मर तो क्या होता है भाई, पूरे 24 आवर्स चलता है और पूरे 365 डे चलता है, काम तो पूरे ही करता है वो। मतलब अगर करंट ना कटे तो वो तो 24 आवर्स और 24 आवर्स इंटू 365 ये इतना काम करता है। तो क्या इसमें जो एनर्जी निकलती रहती है तो एनर्जी तो बराबर ही निकलती रहती है, बहुत हीट होता है। तो ये क्या हीट होते 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 ये इतना जल्दी खराब क्यों नहीं होते हैं, या उसके लिए हमने क्या उपाय कर रखा है, बोलो बेटा। कुछ ऐसा सोचा है आप लोगों ने? सर इसको हम सर्विसिंग और बदलते रहे पार्ट्स, हैं, समय समय पर पार्ट्स को बदलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और भी पहले से ही उसमें एक उपाय की गई है, जिससे कि इसका जो हीट होता है, हीट जो निकलती है, मतलब ये बहुत गर्म होता है, तो उसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का क्या बोलते हैं, कूलिंग सिस्टम। तो ट्रांसफार्मर के कूलिंग सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम ऑफ ट्रांसफार्मर। कूलिंग सिस्टम ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जैसे ये सारी चीजें आप देख रहे हैं जो ट्रांसफार्मर का, हम लोग ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो ऐसा थोड़ी दिखता है वो तो पूरा एक बाहर एक बहुत बड़ा डब्बा रहता है, वो डब्बे के अंदर ये सब है। मतलब डब्बा बिल्कुल हमें नीट एंड क्लीन दिखता है, ये नहीं कि ऐसे सब टेढ़ा मेढ़ा जो दिख रहा है वैसा नहीं दिखता वो तो बिल्कुल एक चिकना दिखता है, ठीक है। मतलब ये पूरा सिस्टम उसके अंदर रखा गया है, उस डब्बे के अंदर। तो उसमें क्या किया जाता है कि उस पूरे डब्बे में, ये छोटा है लेकिन डब्बा बहुत बड़ा है, उस डब्बे के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ऑयल उसमें फिल कर देते हैं, ऑयल भर देते हैं। जैसे ये हीट होता है, ये पूरा सिस्टम जब हीट होता है तो उसमें से एनर्जी निकल करके उस ऑयल को क्या करती है, हीट करती है। ऑयल हीट होता है और ऑयल हीट होकर के क्या करता है कि वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, मतलब पूरे वॉल्स पे, जो अपने बॉक्स का जो वॉल है उसमें वो चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि बॉक्स तो बहुत बड़ा है। चारों तरफ फैलने की वजह से क्या होता है, इसमें से कुछ वायर बाहर भी निकले रहते हैं, कुछ होल्स भी रहते हैं। तो बाहर से जो विंड चलती है उसकी वजह से कुछ हवा जाती है, तो ऑयल क्या होता है फिर ठंडा हो जाता है, मतलब कूल हो जाता है, और वो कूल होने की वजह से फिर इस पूरे सिस्टम को क्या करता है, वो कूल करता है। इसके अलावा अगर हवा ना चले भी, बाहर ना जाए, तो होता क्या है कि जैसे ही ऑयल हीट होता है तो चारों तरफ स्प्रेड होने लगता है, स्प्रेड होकर के वॉल्स पे जाकर के चिपक जाता है, और फिर वहां पे क्या होता है, वह ठंडा होने लगता है। आप बोलोगे कि वॉल पे चिपकने से ठंडा कैसे हो सकता है, तो आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो। जब चाय को हम लोग कप में रखते हैं तो उसको ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब उसको प्लेट में रख देते हैं, प्लेट में डाल देते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, बोलो बेटा। इसका इवापोरेशन जल्दी होता है। और कोई बेटा? सही, सरफेस एरिया पर। गुड। उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, जो इवापोरेशन वाली जो सरफेस एरिया है, या जो रेडिएशन की जो सरफेस एरिया है, वो क्या होती है, वो ज्यादा हो जाती है। और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से रेडिएशन जल्दी जल्दी हो जाता है, और रेडिएशन होने की वजह से क्या होता है, वह ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही क्या हो रहा है कि जब इसका ऑयल जो है चारों तरफ फैलता है तो फैलने की वजह से उसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो जाती है, और सरफेस एरिया ज्यादा हो गई तो क्या हो जाता है, वो जल्दी से कूल हो जाता है।
कूल होकर के फिर इस पूरे सिस्टम को ठंडा करता रहता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब बाकी उसमें अगर कुछ खराब हो गया तो जैसा कि आपने बताया कि उसको रिप्लेस कर लिया जाता है, तो वो तो होता ही होता है। ठीक है बेटा, तो ये पूरा एक वो था लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में लॉस क्या कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो गया है। कल से हम लोग फोकस करेंगे किस पर, एमसीक्यू पे, और 1 by 1 चैप्टर का एमसीक्यू। और ये कोई नहीं है कि अपन 10-20 एमसीक्यू करेंगे,